नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट टॉक की नॉलेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा लोक सेवा आयोग, जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पर विचार करते हैं कि लोक सेवा का गठन कब किया गया, ये विचार कैसे स्थापित हुआ। तो स्टार्टिंग में हम पृष्ठभूमि देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसके गठन की बात की गई, जिसे 1 अक्टूबर 1926 को गठित किया गया था। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 में इसका प्रावधान किया गया और 1 अक्टूबर 1926 को इसका गठन किया गया, जिसमें 5 सदस्यीय बॉडी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बॉर्बन इसके अध्यक्ष थे पहले। इसके बाद में हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले नेताओं के द्वारा मांग की गई कि भारत में जो उच्च स्तरीय सिविल सेवा है, जो उच्च स्तर की सिविल सेवा है, उसका भारतीयकरण किया जाए। क्या किया जाए? भारतीयकरण, यानी इनमें भारतीय लोगों को शामिल किया जाए, इनकी भागडोर भारतीय लोगों को दिए जाए। इस डिमांड के अकॉर्डिंग भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रावधान किया गया और इसका नाम दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे कब गठित किया गया? इसे 1 अप्रैल 1937 में 1937 में इसको गठित किया गया, जिसके आधार पर यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन गठित किया गया, यानी नाम दिया गया। इसी के पैरेलल अगर हम बात करें सबसे पहले मद्रास में यानी 1930 में मद्रास सेवा आयोग का गठन किया गया। मद्रास सेवा आयोग का गठन कब किया गया? अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग, इसी के पैरेलली हम स्टार्टिंग में देखें तो सबसे पहले मद्रास में 1930 में यह सेवा गठित की गई थी, यह आयोग गठित किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 से 7 अन्य प्रांतों में भी राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जैसे मद्रास सेवा आयोग है, उसी तरह 7 अन्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर गठित किए गए। लेकिन हमारा मुख्य फोकस है कि भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके आधार पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन गठन किया गया। अब इसके बाद में देश आजाद होता है और हमारे भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 के दिन हमने क्या किया? संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया, यानी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका नाम चेंज किया गया और इसे संघ लोक सेवा आयोग बना दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि संवैधानिक आयोग का महत्व क्या है, संवैधानिक आयोग कौन से अनुच्छेद में इनका प्रावधान किया गया, इनकी शक्तियां क्या है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, कार्यकाल क्या है, इन सभी पर हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग को 2 भागों में बांटा गया, एक तो संघ के स्तर पर और दूसरा राज्य के स्तर पर। संघ के स्तर पर हम बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, और राज्य के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग।
इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। हम बात करते हैं भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इनकी व्यवस्था की गई है। और सबसे पहले हम अगर बात करें 315 की, 315 में क्या कहा गया है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। इनकी बात कहां पर की गई है? आर्टिकल 315 में की गई है। इसी के पैरेलल अगर हम बात करें संयुक्त लोक सेवा आयोग की, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग की डिमांड करते हैं, अगर वहां की राज्य विधानमंडल एक संकल्प के माध्यम से ऐसा प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग को नियुक्त कर सकती है। यह कहां पर किया गया? आर्टिकल 315 में बताया गया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है और इनके कार्यकाल क्या है। अनुच्छेद 316 में बताया गया है नियुक्ति और पदावधि के बारे में, यानी इनका कार्यकाल क्या होगा। हम बात करें अगर संघ के स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की, तो संघ लोक सेवा आयोग या फिर हमने बात की थी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग, जो 2 राज्य अगर एक संकल्प के द्वारा राज्य विधानमंडल जिसे पारित कर देती है, तो संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकती है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। दूसरी तरफ हम देखें राज्य के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आपको ध्यान रखना है कि यहां पर संघ के स्तर पर पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और राज्य के स्तर पर पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास। अब इसी में हम देख लेते हैं इनके कार्यकाल को, यानी इनकी पदावधि कितनी है। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल यानी संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का। सेकंड है 65 वर्ष की उम्र, यानी इनमें से जो भी पहले होगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। और इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष और दूसरा है 62 वर्ष, यानी 6 वर्ष और या फिर 62 वर्ष, इनमें जो भी पहले होगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। 62 वर्ष यानी स्टार्टिंग में 15वें संविधान संशोधन तक क्या था? 60 वर्ष की उम्र थी, लेकिन 15वें संविधान संशोधन से इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 62 वर्ष कर दिया गया है। इसके पैरेलली अगर हम बात करें तो ध्यान रखने वाली बात यह कि संघ के लिए 65 वर्ष है और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए 62 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है कार्यकाल से संबंधित। इसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 में बताया गया है कि हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। हमने आयोग का गठन कर दिया है, नियुक्ति के बारे में बात कर ली है, अब हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। हटाने की प्रक्रिया में यह होगा कि अगर किसी भी अध्यक्ष को या फिर कोई सदस्य है उस पर कदाचार का आरोप लगाया जाता है और इस कदाचार के आरोप को अगर उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 145 के अकॉर्डिंग अगर जांच के दौरान सही पाया जाता है तो उसे क्या होगा? राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा हटा सकता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास होगा। चाहे हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें या फिर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, वहां पर हटाने का अधिकार किसके पास होगा? ओनली राष्ट्रपति के पास होगा। हाँ, नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाने की शक्ति किसके पास होगी? एकमात्र राष्ट्रपति के पास होगी। अब राष्ट्रपति पर भी इसमें इंस्ट्रक्शन लगाया गया है कि अगर कदाचार के आधार पर किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाता है
तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय पहले जांच करेगा और जांच की प्रक्रिया का आधार क्या होगा, आर्टिकल 145 ये होगा। इस प्रक्रिया के आधार पर वो जांच करेगा और जांच के दौरान अगर वो आरोपी पाता है तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और राष्ट्रपति आदेश के द्वारा उस सदस्य या अध्यक्ष को हटा देगा। ये होती है हटाने की प्रक्रिया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 318। अनुच्छेद 318 में बताया गया है सेवा शर्तों के बारे में। सेवा शर्तें इनकी क्या होगी, यानी 318 के द्वारा सेवा शर्तों का विनियमन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसमें भी हमें दो बातों का ध्यान रखना है। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें संघ के स्तर पर और राज्य के स्तर पर बात करें, तो जो भी कर्मचारी होगा, जो भी अध्यक्ष होगा, जो भी सदस्य होगा, उनकी सेवा और शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, संघ के स्तर पर राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की, तो वहां पर कौन करेगा, वहां पर राज्यपाल ऐसा करेगा। इसी में हम देखते हैं कि अगर संघ लोक सेवा में सदस्यों की बात करते हैं कि सदस्य कितने होंगे, आपको पता है एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे इनका निर्धारण भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। ये शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। यानी संघ लोक सेवा से संबंधित अगर सदस्यों का चयन करना है, कितने सदस्य होंगे इनका निर्धारण करना है, तो वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। वर्तमान में 10 सदस्य अध्यक्ष के अलावा है। इसी तरह अगर हम राज्य के लिए बात करें तो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का जो चयन है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। सेवा शर्तों का निर्धारण अगर राज्य लोक सेवा से संबंधित है तो राज्यपाल इसे देखेगा। ये अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। अब विभिन्न राज्यों में वहां के राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि ये शक्ति राज्यपाल को दी गई है। राज्यपाल अपने विवेक से डिसाइड करता है कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद 319। आयोग के जो सदस्य या अध्यक्ष है, आयोग के जो भी सदस्य और अध्यक्ष है, उनके पद मुक्त होने पर वो अन्य पद के लिए क्या होंगे, निषेध होंगे। अन्य पद पर उनकी नियुक्ति नहीं होगी। इसको विस्तार से समझते हैं। आर्टिकल 319 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अधिकारी है, कौन से अध्यक्ष है या फिर कौन से सदस्य है जो कौन सी पोस्ट पर जा सकते हैं। तो इसमें पहला ये होगा कि वो अन्य किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की, और दूसरे होते हैं अन्य सदस्य। अगर कोई यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष है, दूसरी हम बात करते हैं राज्य के बारे में, राज्य का कोई अध्यक्ष है या फिर अन्य कोई सदस्य है। ये 4 पोस्ट ऐसी है जिनके बारे में हमें बात करना है कि क्या ये सेवानिवृत्ति के बाद अपने पद को छोड़ने के बाद अन्य पोस्ट पर जा सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यूपीएससी के अध्यक्ष बनने के बाद वो यूपीएससी का सदस्य नहीं बन सकता। यूपीएससी का अध्यक्ष बनने के बाद वो राज्य के जो भी लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की, तो सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये बात कर ली हमने संघ के स्तर पर। अब दूसरी बात करते हैं हमने राज्य के स्तर पर। अगर राज्य लोक सेवा आयोग यानी हम बात करते हैं राजस्थान के लिए, आरपीएससी के लिए, अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष है तो वो क्या है, सदस्य नहीं बन सकता। यानी अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, कार्यकाल पूरा करने के बाद उसे सदस्य नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इस अध्यक्ष को क्या है, दूसरे जगह हम बात करें एमपीपीएसएस की, एमपीपीएसएस आयोग का उसे अध्यक्ष बनाना है तो अध्यक्ष पद पर इसे नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन एमपीपीएसएस के सदस्य के रूप में इसे नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं सदस्य की, तो इसके सदस्य को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है
यूपीएससी का सदस्य बनाया जा सकता है, इसको राज्य का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीनियर व्यक्ति जूनियर बन सकता है, लेकिन जूनियर जो जूनियर पोस्ट पर है, यानी सीनियर व्यक्ति जूनियर पोस्ट पर नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई जूनियर व्यक्ति है वो सीनियर पोस्ट पर जा सकता है। जैसे हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, तो ये अपने सीनियर पोस्ट पर है। अब ये सीनियर पोस्ट पर है, जूनियर पोस्ट पर जाएगा तो इससे क्या होगा? दबाव बनेगा जूनियर पर, क्योंकि ये सीनियर हमेशा सीनियर रहा है, तो हमेशा इसके प्रति सम्मान का भाव रहेगा। दूसरा, यहाँ पर इसे पता है कि कुछ समय बाद में हम रिटायर होने वाले हैं, तो हमें दूसरे आयोग में जाना है, तो वहां पर ये तालमेल बिठाने के लिए निष्पक्षता ना रखते हुए निर्णय लेगा। इसलिए ऐसा किया गया है कि ऐसा पदोन्नति ना की जाए, ऐसी नियुक्ति ना की जाए। इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 320। अनुच्छेद 320 में आयोग के कृत्य के बारे में बताइए, आयोग के कार्य क्या है। आयोग के पहले कार्य की बात करें तो आयोग का कार्य होगा कि संघ के स्तर पर यूपीएससी और राज्य के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग क्या कर भर्ती ऑर्गेनाइज करवाएगा। परीक्षा कौन करवाएगा? परीक्षा करवाएगा संघ लोक सेवा आयोग या फिर आरपीएससी, एमपीपीसीएस, ये जो भी है वो अपने स्तर पर आयोग परीक्षा करवाएगा। दूसरी है कि राष्ट्रपति अगर इन्हें कोई कार्य सौंपता है तो वो ये कार्य करेंगे। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की पदोन्नति करनी है, किसी व्यक्ति का स्थानांतरण करना है, तो वो कार्य कौन करेगा? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग करेगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, आरपीएससी में पूछा भी गया है कि स्थानांतरण का अधिकार किसको नहीं है? राज्य लोक सेवा आयोग को स्थानांतरण से संबंधित शक्ति नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर किसी अधिकारी पर कोई आरोप लगता है तो उसके जांच करने से संबंधित सलाह कौन देगा? ये आयोग देंगे। ये कुछ कार्य है जो आयोग से संबंधित है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 321 की। अनुच्छेद 321 में बताया गया है कि जो भी आयोग है उनकी शक्तियों का विस्तार किया जा सकता है। हम अगर बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो वहां पर संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो इनकी शक्ति में विस्तार कर सकती है, इनको अलग कार्य सौंप सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य लोक सेवा में राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि इनके कार्यों का क्या विस्तार किया जा सकता है। आगे सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है आर्टिकल 322। आर्टिकल 322 में बताया गया है इनके व्यय के बारे में, यानी इनका व्यय कैसे होगा, इनके अधिकारियों का व्यय कैसे किया जाएगा। तो हम आर्टिकल 322 को समझते हैं। 322 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 322 में इनके व्यय के बारे में बताया गया है। अगर हम संघ के स्तर पर बात करें, संघ में ये भारत सरकार, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की, तो राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। यानी इनके वेतन की बात करें, इनकी पेंशन की बात करें, भत्तों की बात करें, तो ये राज्य के स्तर पर हम बात करें तो राज्य संचित निधि पर, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो भारत की संचित निधि पर यह भारित होगा। भारित होने का अर्थ है कि इन पे मतदान नहीं होगा, इन पे चर्चा की जा सकती है, और एक बार इनके वेतन भत्ते निर्धारित करने के बाद इनमें अलाभकारी कटौती नहीं की जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल 323 की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 323 में बताया गया प्रतिवेदन के बारे में, यानी रिपोर्ट के बारे में। तो ये रिपोर्ट किसे सौंपेगा? तो अगर हम बात करें संघ के स्तर पर, अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, तो ये रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति महोदय को सौंपेगा। और राष्ट्रपति महोदय इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाएगा। अगर राष्ट्रपति महोदय
संघ लोक सेवा आयोग ने कोई अनुशंसा की है और कार्यपालिका उस अनुशंसा को स्वीकार, उस अनुशंसा को खारिज कर देती है, तो खारिज करने का कारण बताना होगा और इस कारण के साथ ये इसे संसद के पटल पर रखवाएगा। रखवाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति महोदय का। प्रतिवेदन किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति महोदय को। कौन? संघ के स्तर पर हम बात करें तो। अगर यही काम हम राज्य लोक सेवा की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग ये प्रतिवेदन किसको देगा? राज्यपाल महोदय को देगा और राज्यपाल महोदय इसे संबंधित विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा। ये काम किसका होगा? राज्यपाल का होगा। आज हमने संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को संयुक्त रूप से समझ लिया है। इन दोनों आयोगों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषकर हम अगर बात करें किसी स्टेट से संबंधित तो वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।